हाँ, ठीक है, तो समझ में आया। फर्स्ट वाले कार्बन पर आके भैया प्यूरिन आके जुड़ेगा। अगर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, प्यूरिन का कौन सा वाला एटम या कौन से नंबर वाला एटम जाकर के पेंटो शुगर से जुड़ेगा, इसका कौन सा नाइन्थ। नंबरिंग है? नाइन्थ। नाइन्थ नंबर वाला नाइट्रोजन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल के भाग जाएगा और यहाँ पर आकर के ये जुड़ जाएगा नाइन्थ वाले नंबर से। ठीक है, तो मैं इस OH को मिटा करके यहाँ पर क्या लिख दूं बेटा, नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स। राइट। अब मैं बात करूं भैया इसकी फॉस्फेट ग्रुप की। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस देख लिया हमने, पेंटो शुगर भी देख ली, अब मुझे जोड़ना है भैया फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप में हमेशा यहाँ पर कहाँ जोड़ूंगी, कहाँ जोड़ूंगी, थर्ड पोजीशन पे आके जोड़ दूं। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर आके मैंने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, फॉस्फेट का ग्रुप जोड़ दिया है। जब मैं बात करूंगी, एक नाइट्रोजनस बेस पेयर यहाँ पर मिलके दूसरे नाइट्रोजनस बेस पेयर से आके जुड़ेगा, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, फिर चेन का फॉर्मेशन होगा। राइट, यहाँ पर एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, DNA का चेन फॉर्मेशन होगा। और DNA का चेन फॉर्मेशन होगा, जब दूसरी वाली चेन भी बन जाएगी तो आपस में ऐसी सुपर कॉइलिंग कर लेंगे और हमारा DNA का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे DNA का फॉर्मेशन चलता रहता है। अब ये फॉस्फेट भी यहाँ पर जुड़ गया है, पेंटो शुगर भी यहाँ पर जुड़ गई है, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, तो मैं इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कह सकती हूँ, न्यूक्लियोटाइड कह सकती हूँ। कह सकती हूँ ना? यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मुझे ये बताओ कि मुझे ना इस नाइट्रोजनस बेस पेयर वाले स्ट्रक्चर पे या फिर न्यूक्लियोटाइड पे एक और न्यूक्लियोटाइड को मुझे जोड़ना है, तो मैं इसको किस पोजीशन पे जोड़ूंगी, फिफ्थ पोजीशन पे या फिर थर्ड पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे मेरा फॉस्फेट ग्रुप है ना। अभी फॉस्फेट ग्रुप के बाद यहाँ पर आके जुड़ेगा बेटा दूसरा वाला, चलो मैं ही बता देती हूँ, अभी तो तुमको तो समझ नहीं आएगा ना, मैं ही बता देती हूँ अभी कुछ। है ना, ये वाली बात समझो पहले। एक न्यूक्लियोटाइड था, दूसरा न्यूक्लियोटाइड उससे आके जुड़ा थर्ड वाली पोजीशन पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा न्यूक्लियोटाइड मुझे जोड़ना है, तो वो क्या फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ सकता है या फिर वो थर्ड पोजीशन पे जुड़ सकता है, वो कहाँ जुड़ सकता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, कि वो हमेशा थर्ड पोजीशन पर आके जुड़ेगा। ठीक है, हमेशा दूसरा न्यूक्लियोटाइड आगे अगर किसी चेन को लंबा करना है तो उस चेन की लेंथ तभी बढ़ेगी जब वो थर्ड वाली पोजीशन पे आके न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, ऊपर की तरफ वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात बोलूं कि भैया आप ये मान के चलो कि एक ये पूरी चेन है, मान के चलो ये बस मेरे पास इतनी बड़ी चेन है। ठीक है, इस चेन के पास एक पोजीशन खाली है, कौन सी वाली है, फिफ्थ कार्बन वाली। और यहाँ पर भी एक पोजीशन खाली है, थर्ड वाली, क्योंकि यहाँ पर फर्दर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है, नहीं है ना। ये भी एंडिंग पोर्शन है और ये भी एंडिंग पोर्शन है किसी DNA की एक चेन का। मैं ये वाली चेन मिटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, मेरे पास अभी सिर्फ एक ही चेन प्रेजेंट है, मेरे पास अभी सिर्फ एक ही चेन प्रेजेंट है किसी भी DNA की, जो कि मिलके बनी है न्यूक्लियोटाइड से। राइट, अब एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे बेटा हमेशा सिर्फ और सिर्फ थर्ड पोजीशन पे, ना कि फिफ्थ पोजीशन पे। तो ये वाला क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में आता ही आता है कि चेन की लेंथ किस डायरेक्शन में बढ़ती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 5 to 3 बढ़ती है भैया, 5 to 3 बढ़ती है। और इसको हम लोग प्राइम से डिनोट करते हैं, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो एक चेन अगर मेरे पास है तो उसका एक एंड जो है वो 5 प्राइम को डिनोट करेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड वाली पोजीशन खाली नहीं दिख रही है। कौन सा एंड खाली है यहाँ पर, 5 प्राइम एंड वाला। ठीक है, और इस
फॉस्फेट ग्रुप का जो एडिशन है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम पे आके होगा, फिर से ये थर्ड वाली पोजीशन खाली है, मतलब यहाँ पर किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड को मैं वापस से ऐड कर सकती हूँ, है ना। देन अगर मेरे पास थर्ड वाला न्यूक्लियोटाइड आ गया तो वापस से मेरे पास थर्ड वाली पोजीशन जो है वो खाली रहेगी, तो वहां पर वापस मैं उसको 3 प्राइम एंड बोलूंगी। तो ये एंड का जो डिसीजन या जो बनाने का सेंस है या फिर ये जो आइडिया आया है वो यहीं से आया है कि जो पोजीशन खाली है उसी के नाम पे या उसी कार्बन के नंबर पे उसका नाम दिया जाए, है ना। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो सिंथेसिस का काम जो है, सिंथेसिस का काम या डीएनए चेन का संश्लेषण का काम किस दिशा में चलना चाहिए? 5 प्राइम पे तो जुड़ना नहीं है न्यूक्लियोटाइड। कौन से प्राइम पे आके जुड़ेगा बेटा, कौन से नंबर पे आके जुड़ेगा? वो हमेशा थर्ड वाले कार्बन पे। तो सीक्वेंस का जो नंबर अगर मैं बोलूं तो वो किस सीक्वेंस में चल रही है प्रोसेस? 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड तक। ठीक है, क्योंकि इसी के बाद तो मैं न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ूंगी ना, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं 5 पे जोड़ूं, तो ऊपर जाना ही नहीं है मुझे। ठीक है, मनीष और नितेश समझ में आ गया क्या? वापस से बताऊं? यस मैम। समझ में आ गया। देखो अब अभी मैंने सिर्फ आपको एक चेन की बात बताई थी, पर मुझे पता है कि डीएनए जो है वो 2 चेन से मिलकर बना है। ठीक है, तो जो दूसरी चेन है ये वाली, वो भी तो प्रेजेंट है, लेकिन एक रूल याद रखना, जब कभी भी एक चेन के पास एक एंडिंग पे 5 प्राइम एंड प्रेजेंट है, मान के चलो ये वाला एंड प्रेजेंट है, ये वाली चेन मेरी ये वाली है ब्लैक वाली। ठीक है, जहां पर ऊपर की तरफ 5 प्राइम एंड है, नीचे की तरफ 3 प्राइम एंड है। और जब मैं बात करूंगी इसकी दूसरी वाली चेन की, तो ये हमेशा विपरीत दिशा में चलने वाली प्रोसेस में होती है। अगर मैं बात करूं ये वाला 5 प्राइम है तो ये दूसरी चेन हमेशा 3 प्राइम होगी, और इसका दूसरा वाला पोर्शन 5 प्राइम होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रेजेंट है 3 प्राइम एंड। मतलब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। इसको हम वाइस वर्सा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वाइस वर्सा के नाम से। ये जो ऑपोजिट चलने वाली प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं बेटा वाइस वर्सा। ठीक है। नितेश और मनीष, जब हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे आगे चल के, तब आपको समझ में आएगा कि ये 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड ये क्या बला है, मतलब क्या काम है, क्यों किया है सब। ठीक है, तो उसके बाद ओके समझ मैम, में आएगा। ये विपरीत होती है मैम एक हाँ ये दूसरे से। विपरीत होती है फर्स्ट जैसे। में हाँ बोलो। यस मैम। यस मैम, जैसे इसके फर्स्ट में 5-1 रहेगा तो इसके लास्ट में 3-1 रहेगा। हम्म। ओके, सेकंड में 3-1 रहेगा तो लास्ट में 5-1, विपरीत रहेंगी, ये क्लियर है मैम। हाँ, वो 1 नहीं है, वो डैश है, ऊपर प्राइम बोलते हैं उसको, 3 प्राइम एंड और आप 5 प्राइम प्राइम एंड। बोई ना मैम। हाँ, और क्या ओके पूछना मैम, है? ओके ओके। मनीष भैया बोल रहे थे कुछ। मनीष भैया बोलो। नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ बोल रहा था मैं। चलो ठीक है, तो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ ही पोजीशन, मतलब एडिंग का पोर्शन चलता है, प्रोसेस चलती है। और नीचे से ये वाला भी देखो 3 प्राइम एंड पे चलेगा। मतलब मैं अगर बात करूं तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये वाला जो चेन है वो हमेशा नीचे की तरफ चल रहा है, और ये वाला जो चेन है वो हमेशा ऊपर की तरफ चल रहा है, तो वो ऐसे चलेगा फिर ऐसे। ठीक है, जो बढ़ने का काम है वो एडिशन का काम है ना, वो हमेशा फिर ऐसे चलेगा। ठीक है, एक भाई ऊपर जा रहा है तो एक भाई नीचे जाएगा, दोनों साथ में काम नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? ओके। यस मैम। ठीक है। हम्म। चलो अब इसमें बेटा थोड़ा सा लिखो, आप भी लिखो रोशनी। एडेनिन थाइमीन से नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना। ठीक है, 2 पॉइंट्स तो अभी हमने ये लिख लिए, थर्ड पॉइंट डाल के लिखना। एडेनिन ग्वानिन से, एडेनिन अटैच्ड टू द थाइमीन, ऐसा लिखो, एडेनिन इज अटैच्ड
to the thymine by a hydrogen bond, two hydrogen bond. मनीष नितेश लिखो, एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा दो एवं ग्वानिन साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, लिखा। adenine is attached to the thymine by two hydrogen bonds and guanine is attached to the cytosine by three hydrogen bonds। मतलब क्या है बेटा बोलने का, जब हमने अभी ये जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ा, उसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। ये बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के डीएनए बना है, मुझे पता है, राइट। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस इस तरफ जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं कि किसी भी डीएनए का जो रीढ़ की हड्डी जिसको कह सकते हैं, राइट, जिसमें हमारी बैकबोन नहीं होती है बीच बीच से, जिसके बाद हमारी सारी हड्डियां ऐसे निकली होती है, जिसको हम हमारे लंग्स को कवर करती हैं, वो वाली सारी जो पसलियां होती है, राइट। उस तरह से अगर हम बात करें तो जो बैकबोन बनाने का काम है वो हमेशा कौन कौन करता है, फॉस्फेट और पेंटोज शर्करा। फिर से फॉस्फेट, फिर से पेंटोज शर्करा, फिर से फॉस्फेट, फिर से पेंटोज, फिर फॉस्फेट, फिर पेंटोज। तो ये बैकबोन तो हमारी इन दो चीजों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी चीजें बेटा, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन जो मेन एडिशन का काम है, ठीक है, बैकबोन से मेरा मतलब है ये वाली जो चेन है वो। और इनके अंदर भैया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर भी तो होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं ऐसे, जो कि प्रेजेंट होते हैं डीएनए चेन के अंदर की तरफ, यहाँ। ठीक है, डीएनए की चेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट है। मान के चलो मैं इस चेन की बात कर रही हूँ, इस चेन की, तो ये वाली जो बैकबोन है वो ये बना रहा है फॉस्फेट पेंटोज शुगर, और ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, अब मान के चलो मेरा यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, तो एडेनिन मैं जानती हूँ हमेशा थाइमीन से पेयर करता है, तो यहाँ पर थाइमीन मैंने लिख दिया। बोलने का मतलब ये है कि एडेनिन हमेशा थाइमीन से जब जब भी बॉन्डिंग बनाएगा वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कितने, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू आपस में ये जुड़ते हैं। अब मैं अगर बात करूं ग्वानिन की, तो ये हमेशा साइटोसिन से जाके जुड़ता है, तो साइटोसिन ग्वानिन से हमेशा ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ेगा। बोलने का मतलब सिर्फ इतना था। ठीक है, समझ में आ गया। ए हमेशा टी से जुड़ेगा जो कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड को कंटेन करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा जो हमेशा थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कंटेन करता है। आई थिंक तुमको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, मनीष और नितेश। यस सर। यस मैम। ठीक है, इसके आगे लिखो, तीन हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है, इसके आगे लिखना जिससे एक स्ट्रैंड। मैम हाँ, आईफोन आपकी आवाज बहुत कट रही है, हेलो मैम, प्लीज मैसेज ही करो। हाँ, मैं लिखा नहीं तो लिखो था, ना एक बार बेटा। फिर से बोलना। फिर से मैम, एक बार फिर से। शुरू से बोलूं क्या, एडेनिन थाइमीन से दो हाइड्रोजन बंध के द्वारा एवं ग्वानिन साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है, ये तो लिख लिया था। इसके आगे लिखो जिससे एक स्ट्रैंड, उनके एक स्ट्रैंड यस मैम, यस या फिर मैम। एक चेन लिख सकते हो या एक स्ट्रैंड लिख लो, दूसरे स्ट्रैंड के लिए
अभी नहीं आ, केमिस्ट्री में भी नहीं आती। जिससे एक चेन दूसरी चेन से, ऐसा लिख लो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़ती है। तथा दोनों चेनें एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए संपूरक बन जाती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं जिसको, संपूरक बन जाती है। आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री टू वन स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दी अनदर स्ट्रैंड, टू दी अनदर स्ट्रैंड। ब्रैकेट में लिख लो वाइस वर्सा। बेटा आप दोनों भी लिखो इसको, वाइस वर्सा लिखो, इसको वाइस वर्सा ही कहते हैं। ब्रैकेट में वाइस वर्सा, मतलब जो ये अपोजिट चलने वाली कहानी है ना, इसको वाइस वर्सा कह रहे हैं। डीएनए इस, मैम वर्षा की, हाँ, वर्षा की मीनिंग। VERSA, वर्षा। डीएनए रेप्लिकेशन इज, ऐसे लिखो, डीएनए रेप्लिकेशन इज डन बाय सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। आप दोनों लिखो डीएनए अर्ध संरक्षी, डीएनए अर्ध संरक्षी ब्रैकेट में लिख लेना सेमी कंजर्वेटिव रूप से, सेमी कंजर्वेटिव रूप से प्रतिकृतिकरण करता है। या रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव से मतलब क्या है बताऊंगी अभी, ठीक है, इतना लिखो। लिख लिया। यस मैम, लिख लिया। सेमी कंजर्वेटिव से मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर अर्ध संरक्षी, अर्ध संरक्षी से मतलब है, देखो अभी भूल जाओ सब कुछ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। किसी सेल के अंदर प्रेजेंट है डीएनए, डीएनए को क्या करना पड़ेगा बेटा, जब भी एक सेल से दो सेल्स बनने वाली है तब इस डीएनए को अपना फोटोकॉपी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेल से भैया इसको कितनी सेल्स बनानी पड़ेंगी, यहाँ पे दो सेल्स बनानी ही बनानी है ना। जब भी ग्रोथ होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वहां पर सेल का ग्रोथ देखा जाता है, नंबरिंग में भी और साइज। यहाँ पर एक सेल से दो सेल बनेंगी, इसके पास एक डीएनए प्रेजेंट है, मान के चलो वो यही डीएनए है। अब इस डीएनए को इन दोनों जगह पे जाना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसमें से आधा तोड़ दो
और आधा इधर भेज दो और आधा इधर भेज दो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस डीएनए का सिमिलर कॉपी, जैसे आप किसी एक जगह पे डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हो तो ओरिजिनल नहीं देते ना, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, मुझे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को फोटोकॉपीज देनी पड़ेंगी, इसका मतलब है मुझे इसका 2 कॉपी और करनी पड़ेगी, है ना। तो इस डीएनए को मेरे को कॉपी करनी पड़ेगी, जिसके बाद क्या होगा, इन दोनों जगह पे मैं इनको सबमिट कर सकती, ठीक है। हमने जब सेल साइकिल पढ़ी थी तब इस चीज को देखा था कि ये कैसे होता है ना, पर उसमें हमने डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं देखा था, क्या देखा था कि सिर्फ सेल किस तरह से 2 चीजों में, 2 सेल्स में डिवाइड हो रही है, लेकिन अब हम बेसिकली डीएनए की बात कर रहे हैं कि डीएनए कैसे डबल हुआ, ठीक है। तो डीएनए डुप्लीकेशन की या डीएनए की जो कॉपी बन रही है, उस प्रोसेस को हम प्रतिकृतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिकृतिकरण, और इसका हम नाम देखें तो होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इसको हम कहते हैं। रेप्लिकेशन में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, रेप्लिका, दिख रहा है ये रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब है बेटा कॉपी, एक चीज की दूसरी कॉपी, है ना। यहाँ पर प्रतिकृति वर्ड दिख रहा होगा, प्रतिकृति का मतलब भी फोटोकॉपी या उसकी कॉपी, करण का मतलब तो करना, राइट। तो ये जो डीएनए की प्रतिकृतिकरण चल रही है वो अर्ध संरक्षी प्रोसेस है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि इस डीएनए को जब मैं 2 डीएनए में कॉपी करूंगी तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, ये जो स्ट्रैंड है पहले तो ऐसे अलग अलग होंगी, क्योंकि इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन हो चुका है, रेप्लिकेशन की शुरुआत हो चुकी है बच्चों, प्रतिकृतिकरण की शुरुआत हो चुकी है। प्रतिकृतिकरण करने के लिए इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में खुलना पड़ेगा, ताकि इसके सारे न्यूक्लियोटाइड्स मुझे क्लियरली विजिबल हो और मुझे पता चले कि इसके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर से एडेनिन, गुआनिन। मेरे को अब पता चल गया कि इसके पास ये वाले सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। अब इसके ऑपोजिट साइड में देखूं तो एडेनिन किससे पेयर करता है बेटा, किससे, तो यहाँ पर थाइमिन थायमिन, प्रेजेंट होगा। इसमें किससे होता है, साइटोसिन, साइटोसिन का ऐसे करता है, ग्वानिन से, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। ये वाली सारी प्रोसेस है। और मुझे पता चल गया है ये डीएनए की स्ट्रैंड्स आपस में टूट गई हैं तो कि भैया इनमें ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा होगा क्या, रेप्लिकेशन के थ्रू इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को के सिमिलर सिंथेसिस किया जाएगा, संश्लेषण किया जाएगा किसी दूसरे स्ट्रैंड का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर प्लस करके बता दूं कि भैया ये एक ही डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स है। अब मेरे पास मान के चलो ये वाली स्ट्रैंड है, अब इस स्ट्रैंड की मुझे दूसरी कॉपी बनानी है, राइट। तो कॉपी बनेगी तो सामने वाला जो कोई भी इंसान होगा या फिर जो काम कर रहा है ये वाला हेलिकेज और जो भी आगे चल के डीएनए रेप्लिकेज, ये दुनिया भर के बहुत सारे एंजाइम्स है बेटा, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं बेटा, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन को पेयर कर देगा ला करके, गुआनिन के सामने हमेशा साइटोसिन को ला करके पेयर कर देगा। इस तरह से आपस में यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। मान के चलो इस स्ट्रैंड की पेयरिंग हो चुकी है इस स्ट्रैंड के थ्रू, ठीक है। तो मेरा ये एक पूरा का पूरा डीएनए बन चुका है। अभी ये वाली स्ट्रैंड में वापस से बनाऊंगी, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, नहीं, यहाँ नहीं बनाते, चलो आपको थोड़ा समझाते हैं हम। बेटा इसको बनाते भी जाना कॉपी में,
चलो ऊपर वाले रोशनी, ऊपर वाली जो न्यूक्लियोटाइड्स लिखे हुए हैं ना उनको बोलो जरा, मैं लिख दूं जल्दी जल्दी। बस, ठीक है। तो अब समझो, इस चेन को भूल जाओ अभी। एक चेन मैंने ये यहाँ पे बनाई है इस डीएनए की, और दूसरी चेन मैंने यहाँ पे बनाई है। अब इसके आगे कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसके दोस्त जो पेयर करते हैं, बेसिकली एडेनिन हमेशा थाइमिन पेयर करता है। तो ये सिंथेसिस इस तरह से इसमें हो गई है, हो गई है। प्रोसेस पढ़ेंगे, पर अभी समझो कि हो गई है। ठीक है, तो ये दोनों की जो स्ट्रैंड्स है वो बन चुकी है। ये वाली स्ट्रैंड मेरी पेरेंटल स्ट्रैंड है। कौन सी वाली स्ट्रैंड है ये? पेरेंटल स्ट्रैंड, मतलब मेरे माता पिता से आई हुई। ये मेरे माता पिता है, ये पिता हो सकते हैं या माता हो सकती है। ये डॉटर स्ट्रैंड है, मतलब पुत्री चेन, डॉटर स्ट्रैंड, क्योंकि इसकी कॉपी बनी है। राइट, किसकी कॉपी बनी है? पेरेंटल स्ट्रैंड की कॉपी बनी है ये वाली। तो ये वाली मेरी क्या होगी? डॉटर स्ट्रैंड होगी। ठीक है, अब ये देखो, इसमें मेरी ये वाली पेरेंटल स्ट्रैंड है। क्या है? क्या है रोशनी? समझ में आ रही है मैं जो बोलना चाह रही हूँ? हाँ, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब इसके सिमिलर दूसरी स्ट्रैंड मेरे पास नहीं है, उसको मुझे सिंथेसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका मुझे संश्लेषण करना पड़ेगा। तो अब बताओ, टी के आगे कौन सा जुड़ेगा हमेशा? बोलते टी। जाओ जल्दी जल्दी। ये वाली स्ट्रैंड, ठीक है। ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये बन गई है मेरी डॉटर स्ट्रैंड। बच्चों दोनों समझ में आ रहा है आप दोनों को? यस। ये नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा है ना? इन दोनों को मैंने तोड़ा है बस। ठीक है, ये वाली जो मेरी थी पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये वाली मेरी थी पेरेंटल स्ट्रैंड। मेरा बोलने का मतलब है ये दोनों की दोनों चेन्स ये वाली है। अब ये दोनों चेन्स अलग हो गई थी, तो भैया इस चेन को इसके ऑपोजिट वाली चेन को सिंथेसाइज करना पड़ेगा, उसका संश्लेषण करना पड़ेगा। और इस चेन को भी अपना दूसरा वाला दोस्त को संश्लेषण करना पड़ेगा, तब जाके इनका स्ट्रक्चर पूरा होगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड प्रेजेंट है मेरे पेरेंट की, और इसमें भी एक चेन प्रेजेंट है मेरे पेरेंट की। राइट, संश्लेषण तो सिर्फ एक एक चेन का हुआ है। तो मैं इन दोनों को आपस में बराबर बंटवारा मैंने किया है, किसी को ज्यादा किसी को कम तो नहीं दिया, नहीं दिया ना। और ना ही मैंने इसको बीच से तोड़ा है, नहीं तोड़ा। इसको बीच से तोड़ दी तो क्या होता बेटा? इसके पास आधे आधे बेस पेयर यही वाले रह जाते, और इसके पास आधे बेस पेयर यही वाले रह जाते। तो इन दोनों को सेम कह सकते थे क्या? नहीं कह सकते थे। मुझे तो सेम चाहिए, लेकिन इस सेल के जैसा ही दूसरे दो सेल्स हैं, तो उसमें डीएनए भी तो सेम होना चाहिए ना। तो इस तरह से मेरे पास कोई लड़ाई झगड़े का काम नहीं है। ठीक है, इन दोनों को मैंने आपस में बराबर बराबर चीजों का बंटवारा कर दिया है। ये प्रोसेस हुई है यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव के तौर पर। सेमी कंजर्वेटिव मतलब अर्ध संरक्षी प्रोसेस। अर्ध, हाफ, ये वाला हाफ। अर्ध, ये वाला हाफ। संरक्षी मतलब उसको सहेज के रखना। तो इसने आधा डीएनए सहेजा है हमारे अंदर, और इसने आधा डीएनए सहेजा है। तो इस प्रोसेस को मैं क्या कह सकती हूँ? रेप्लिकेशन, अर्ध संरक्षी प्रोसेस, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। क्लियर हुआ? यस मैम। है ना? तो आप डीएनए का जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस या डीएनए की प्रतिकृतिकरण की प्रोसेस किस बेसिस पे चलती है, या किस मतलब क्या चलता है वहां पे, किस तरह से चलती है, तो क्या बोलोगे वहां पर? सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी तौर पे वहां पे काम चल रहा होता है। ठीक है, बना लो इसको बेटा। रोशनी आप भी बनाओ।
और जब बना लो तो बोल देना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें हो गया। चलो, रोशनी हुआ। बच्चों आप लिख लो तब तक इसमें। डीएनए अर्धसंरक्षी रूप से प्रतिकृतिकरण करता है, अर्थात प्रतिकृतिकृत, अर्थात प्रतिकृतिकृत अणु में एक नया संश्लेषित स्ट्रैंड होगा। क्या होगा? एक नया संश्लेषित मैम डीएनए अर्धसंरक्षी रूप से प्रतिकृतिकरण करता है, इसके बाद क्या है? प्रतिकृतिकरण करता है, अर्थात प्रतिकृतिकृत अणु में एक नया संश्लेषित स्ट्रैंड होगा। होगा, हो गया मैम। होगा, है ना? यह प्रक्रिया संपूरक हाइड्रोजन यह प्रक्रिया संपूरक हाइड्रोजन बंधन के द्वारा निर्देशित होती है। एक डीएनए एक डीएनए आश्रित डीएनए क्या है? डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, एक डीएनए आश्रित। आश्रित आश्रित कॉमा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रत्येक मैम डीएनए ये आश्रित और कॉल आश्रित और एक और वो वर्ड है वो लिखना है मैम बोर्ड पे। डीएनए आश्रित कॉमा डीएनए पॉलीमरेज हेलो मैम। पॉलीमरेज ऐसा। पॉलीमरेज लिखना मैम और आश्रित दोनों पर। ये है आश्रित, ठीक ओके है? मैम। डीएनए आश्रित, डीएनए डन। दो पॉलीमरेज। दोनों सही। प्रत्येक डीएनए पॉलीमरेज की बात लिखना, पॉलीमरेज एंजाइम प्रत्येक डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट के समान उपयोग करता है। तो डीएनए प्रत्येक डीएनए स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड
को स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में टेम्पलेट के रूप में पूरा आएगा टेम्पलेट उपयोग करता है। आप लिखो इसके अंदर, कहां तक लिखा था पहले? मीन्स each each strand will have each strand will have a newly synthesized strand and one original strand. This process is done by DNA dependent DNA polymerase enzyme. The DNA polymerase enzyme, sorry, ऐसे लिखना, the DNA dependent DNA polymerase enzyme can use both these strands as the template strands. ठीक है बेटा, बात क्या हो रही है? बच्चों आपने कहाँ तक लिखा, मनीष और नितेश? मैम डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता के समान उपयोग करता है ताकि मैम 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 ये उपयोग टेम्पलेट क्या है? करता है। हाँ, के समान उपयोग करता है ताकि दोनों स्ट्रैंड्स पर deoxyribonucleotides deoxyribonucleotides के पॉलीमराइजेशन को के पॉलीमराइजेशन को उत्प्रेरित किया जा सके, उत्प्रेरित किया जा सके।
लिखो, द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम the DNA polymerase enzymes are very powerful, या very, हाँ पावरफुली लिख दो, because they can synthesize oblique add the nucleotides oblique oblique add the nucleotides slash polymerization in very less time, या फिर टाइम, ठीक है, बहुत कम टाइम में जो है ये पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं, और उस पॉलीमराइजेशन को ही सिंथेसिस या फिर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो तीनों वर्ड्स को मैंने लिखवा दिया है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहोगे आप, ठीक है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, इतने ज्यादा ताकतवर कह सकते हैं इनको, कि भैया बहुत कम समय में, मतलब सेकंड्स का भी बहुत छोटा पार्ट ले लो, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाते हैं। तो सिंथेसिस में मेन रोल कौन सा एंजाइम प्ले कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज भी कौन सा वाला? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए के ऊपर काम करने वाला, डीएनए के ऊपर आश्रित डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये वाली जो स्ट्रैंड है वो किसकी स्ट्रैंड है? डीएनए के स्ट्रैंड है। तो डीएनए पॉलीमरेज जब आया, ठीक है, ये मान के चलो डीएनए पॉलीमरेज है, कौन है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये डीएनए पॉलीमरेज इस पर्टिकुलर डीएनए की चेन को अपना कर्ता धर्ता मान करके ये जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देगा, उस इंस्ट्रक्शंस के तौर पे दूसरी स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। मतलब करता क्या है? अगर यहाँ पे एडेनिन है तो इसने देखा कि यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, तो मुझे किस न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? थायमीन को ऐड करना पड़ेगा। ये चीज बेचारे डीएनए पॉलीमरेज को पता है, ठीक है। तो ये डीएनए डिपेंडेंट या डीएनए आश्रित डीएनए पॉलीमरेज इसीलिए कहलाता है बच्चों कि ये डीएनए को अपना सब कुछ मान करके इसके कहे अनुसार चलता है, खुद का दिमाग नहीं लगाता। दैट इज व्हाई दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब हिंदी में पता है? पॉली मतलब बहुत सारे, राइट। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के एडिशन करने वाले एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अब इसको डीएनए डिपेंडेंट इसलिए कहा क्योंकि आरएनए डिपेंडेंट भी होता है। आरएनए डिपेंडेंट तब होता है जब कोई एंजाइम डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज ना करे, उसको आरएनए चाहिए चाहिए, क्योंकि वो डीएनए की बात नहीं मानेगा, वो आरएनए की बात मानेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना? समझ में आया मनीष और नितेश? यस मैम। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डीएनए का खंड, द सेगमेंट ऑफ डीएनए डीएनए का खंड जो कि आरएनए या एक
मैम आज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, लैग भी कर रहा है बहुत ज्यादा। ऑफ हो गया वो तो शायद। चालू किया है मैंने अभी। अभी आ रही है? यस मैम। हाँ। देखो, तो बोल रहे हैं 15 मिनट। फिर फिर से नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही। 12:30 से। अच्छा। चलो, जो आरएनए या एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है उसे जीन कहा जाता है। इसमें मैम डीएनए का जो खंड जो कि एक आरएनए या एक पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड ओके के लिए कोड करता है करता है। उसे जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? जीन। जीन कहा जाता है। ठीक है, मान के चलो मेरे किसी डीएनए का इतना पोर्शन, ठीक है, भूल जाओ, ये सब भूलना मत, अभी के लिए भूल जाओ। मेरे किसी डीएनए का इतना पोर्शन, ठीक है, ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है मेरे बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बालों का कलर। अब हमको ये चीज तो पता है, मनीष और नितेश, आपको ये चीज पता है कि हमारे सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। वही डीएनए काम कर रहा है हमारे एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर, राइट? मेरे बाल अगर लंबे हैं, मेरे बाल अगर काले हैं, तो उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? ये जीन जीन डीएनए, जीन। ओके। है ना? तो डीएनए के पास अब आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि पूरा का पूरा डीएनए ही उस तौर पे काम कर रहा है। जैसे मेरे बाल लंबे हैं तो क्या सारा डीएनए बालों के लिए काम कर रहा है क्या? नहीं। नो। नहीं। का कोई पर्टिकुलर पोर्शन होगा जो मेरे बालों के लिए काम कर रहा होगा। इसके पास एक, जस्ट बाद में अगर कोई डीएनए का सेगमेंट में अगर लूं एग्जांपल के तौर पर, तो मैं बोलूं, मान के चलो ये मेरी हाइट के लिए काम कर रहा है। किस लिए काम कर रहा है? किस लिए काम कर रहा है बेटा? हाइट। 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 ये मेरी हाइट के लिए काम कर रहा है, राइट? तो ये जीन अलग है, मतलब ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग है। तो इन पर्टिकुलर पोर्शंस को मैं जीन कहती हूँ। क्या कहती हूँ बेटा? जीन। जी। जीन कहती हूँ। तो हर एक जीन किसी अलग कैरेक्टर को कोड करता है हमेशा, ठीक है? जैसे इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैं एक जीन कहूंगी, ये जीन जो है बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैं एक दूसरा जीन कहूंगी जो मेरी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस तरह से डीएनए के पास बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे जो हर एक कैरेक्टर को कोड करेगा, ठीक है? अब बोला क्या है बेटा कि जो डीएनए का सेगमेंट है जो कि आरएनए और पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है उसको हम जीन कह रहे हैं। What do you understand by the segment which is encoding to the RNA और पॉलीपेप्टाइड, है ना? आरएनए और पॉलीपेप्टाइड को एनकोड कर रहा है। आरएनए तो मैंने समझा कि आरएनए बोले तो डीएनए से बनने वाला आगे चल के जो एमआरएनए बनेगा, रेप्लिकेशन के बाद प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की। कौन सी प्रोसेस होती है? ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन बोले तो अनुलेखन, है ना? क्या प्रोसेस होती है? रेप्लिकेशन के बाद होता है अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब होता है बच्चों कि इन पर्टिकुलर जीन्स को उठा उठा करके कुछ
आरएनए में एनकोड कर देना। ठीक है, इन जीन्स को उठा करके आरएनए में एनकोड कर देना इज द कॉल्ड एज अनुलेखन। ठीक है, और ये अनुलेखन की प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस अनुलेखन के बाद ही, अनुलेखन बोले तो आरएनए बनने की प्रोसेस, तो इस आरएनए बनने के बाद ही तो प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन मेरे बालों के ऊपर काम करेगा आगे चल के। ठीक है, तो मतलब तो यही हुआ कि डीएनए से अनुलेखन की प्रोसेस में आरएनए बना, और आरएनए के बाद ट्रांसलेशन की प्रोसेस से क्या बना, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड बोले तो क्या, प्रोटीन। क्या बोलूंगी मैं पॉलीपेप्टाइड को, प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड इसलिए कहा क्योंकि प्रोटीन मिलकर बना है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। वहां पर बहुत सारे प्रोटीन्स अगर जुड़ जाएं तो मैं उसको पॉलीपेप्टाइड कहूंगी। समझ में आया, नहीं आया? चलो, तो अभी एक काम करो, अभी अभी जितना पढ़ लिया है ना, इस अनुलेखन की प्रोसेस और पॉलीपेप्टाइड बनने की प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना पढ़ना, इतना रिवीजन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूंगी। ओके। ओके मैम।